नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेष रूप से धामी कैबिनेट के संभावित विस्तार पर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम का यह दौरा संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अहम है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सीएम के इस दौरे से राज्य के विधायकों में भी उम्मीद जगी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि आगामी 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किए जाने के 1 साल पूरे हो जाएंगे। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड देश में पहला राज्य था जिसने यूसीसी लागू किया है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि यह दिन हमारे लिए विशेष रहेगा, जिसे हम धूमधाम से मनाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार यह दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक महत्व का है। हम लोग चूंकि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया। इसलिए वो दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको शुभकामनाएं। वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपति को उत्तराखंड की रजत जयंती और नैनीताल लोक भवन की 125 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित 2 कॉफी टेबल बुक्स भेंट की है। साथ ही एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस पुस्तक के माध्यम से नेतृत्व, दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माण पर सार्थक संवाद किया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राज्य के टीबी उन्मूलन प्रयासों और राज्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। उत्तराखंड में अभी डिटेंशन प्रणाली लागू हो गई है, जिसके तहत टोल प्लाजा पर वाहनों की सघन जांच की जाएगी। यदि किसी वाहन के दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं तो ये डिटेंशन प्रणाली के तहत चालान काटा जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भारी जुर्माना भी लगेगा। खासकर 15 साल पुराने वाहनों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये डिटेंशन प्रणाली के अंतर्गत वाहनों की जाँच में सख्ती बढ़ेगी, जिससे राज्य में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। यदि आप उत्तराखंड में यात्रा कर रहे हैं या स्थानीय स्तर पर यात्रा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड में 19 जनवरी से एक डिजिटल प्रणाली लागू हो गई है। इस प्रणाली के अनुसार यदि आपके वाहनों के वैध कागज नहीं है तो आपका स्वतः ही चालान हो जाएगा। उत्तराखंड के 7 टोल प्लाजा पर इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा पर से गुजरेगा, यदि आपके पास वैध कागज नहीं होंगे तो स्वतः ही आपका चालान हो जाएगा। बात करें रुड़की तो रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा और बहादुराबाद टोल प्लाजा पर इसकी व्यवस्था की गई है। यदि आपके वाहन के वैध कागज नहीं है, जैसे कि बीमा, फिटनेस, परमिट आदि वैध नहीं है या एक्सपायर हुए हैं, तो आपका चालान हो जाएगा और चालान आप ऑनलाइन भुगत सकते हैं। हालांकि ARTO और रुड़की LVNOC का कहना है कि अभी हमें अधिक तौर पर ऑर्डर प्राप्त नहीं है। रुड़की से NB के लिए अकेला। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के तहत नगर के प्रमुख मार्गों के 4 लेन चौड़ीकरण की और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में NH, राजस्व, वन, नगरपालिका, विद्युत, जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग ने निरीक्षण किया है। टीएम ने पीलीभीत रोड, टनकपुर रोड, सब्जी मंडी और सीतारगंज रोड पर चौड़ीकरण की संभावनाओं का जायजा लिया। जल्द ही 4 लेन निर्माण और मिनी बाईपास बनाने पर भी सहमति बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नगर पालिका द्वारा अवगत कराया गया था कि खटीमा जाम की समस्या से जूझ रहा है, तो उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए जो उनकी विकासपरक सोच है उनमें तत्काल आज DM साहब को आदेशित किया गया और DM साहब ने अपने ADM साहब को आज मौके पे मुआयना करने के लिए भेजा। तो इसके तहत खटीमा में जो खटीमा और पीलीभीत मोटर मार्ग है उसके चौड़ीकरण का है। खटीमा नगर सीमा के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर
जो चौड़ीकरण किया जाएगा, मतलब ये मान के चलिए कि उसको 4 लेन के रूप में बनाया जा रहा है। और जो सितारगंज वाला मार्ग है इसका भी चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन बनाने का प्रस्ताव जो यहाँ के द्वारा भेजा गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति उसमें प्राप्त हो गई है और वो तत्काल PWD द्वारा उसको निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर महोदय को आदेशित किया गया था कि खटीमा नगर की आधारभूत संरचना, उसमें खास करके रोड चौड़ीकरण और जो यहाँ पर जाम लगता है ट्रैफिक उसको ध्यान रखते हुए एक व्यापक प्लान बनाने के लिए कहा गया था। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आदेश किया। मैंने यहाँ पर SDM के माननीय चेयरमैन साहब PWD है, फॉरेस्ट के लोग हैं, IDA लोग हैं, जितने भी संबंधित विभाग हैं सबको लेकर के मैंने निरीक्षण किया। तो ये सहमति बनी है कि जो खटीमा चौराहा है उससे पीलीभीत की ओर 4 किलोमीटर का 4 लेन किया जाए और खटीमा चौराहे से जो सितारगंज की ओर जाते हैं जो रोड है उसका ऑलरेडी 4 लेनिंग का प्रस्ताव शासन में लंबित है, उसको भी परसू किया जा रहा है और भविष्य में जल्दी। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने हथियारों का शौक रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस जो एक से अधिक हथियार रखते थे और जिनके द्वारा NDAL ALIS पोर्टल UIN जनरेट नहीं कराए गए थे, ऐसे में DM के आदेश पर तुरंत निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड शासन ने सभी शस्त्र धारकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अतिरिक्त शस्त्र जमा कराना और नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, होल्डिंग लाइसेंस, आर्म्ड लाइसेंस ब्रिंग्स अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ, परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमान्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था। और सेकेंडली जो हमारा पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट होता है प्रत्येक शस्त्र का, तो कई बार नोटिस और वार्निंग्स देने के उपरांत भी जो लोग अपना UN जनरेट नहीं करवा पाए, तो ऐसे 2 कैटेगरीज को इस कार्रवाई में लिया गया है और कुल अराउंड 800 लाइसेंसेस निरस्त किए गए हैं। और आगे भी जो लाइसेंसेस की प्रक्रिया है वो नॉर्म्स के अनुसार ही संपादित की जा रही है। जहाँ पे लाइव थ्रेट असेसमेंट डिस्क्रीट है, क्लियर है, वहीं पर चारधाम यात्रा 2026 में पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए BKTC और जिला प्रशासन व्यवस्था बनाएंगे। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम यात्रा को और भी सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है। नहीं, क्यों नहीं है। देखिए, धार्मिक संस्थाओं के जो धार्मिक स्थल है हमारे, उनकी परंपराओं को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्योरली जो है कि धार्मिक यात्रा के लिए लोग आते हैं। और वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मंदिर प्रांगण है, आपने देखा है कि वो प्रीमिसेस बहुत छोटा है, लिमिटेड हुआ है, और हर वर्ष जो है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहाँ पर मूवमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत भी होती है, और जो आते हैं सिर्फ आस्था के लिए, दर्शन के लिए, उसके प्रांगण से बाहर वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, रील बना सकते हैं। लेकिन मंदिर प्रेमिसेस में एक लिमिटेड एरिया हम लोग बैठक करके अभी उसमें तय करेंगे, स्टेक होल्डर के साथ में बैठ के, सारी मंदिर समिति और सभी लोग जो है कि विचार विमर्श करने के बाद हम मोबाइल को तो हम स्ट्रिक्टली जो है कि मंदिर प्रेमिसेस में जो है कि इसको बंद करेंगे। नहीं, देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे 2 धाम हैं, हमारे 4 धाम श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये शीतकालीन के लिए ऐसी परंपराएं हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की कि भगवान इस समय जो है कि ध्यान में होते हैं, साधना होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मनुष्य की जो आवाजावी नहीं रहती है। तो उन परंपराओं को देखते हुए उन परंपराओं पर हमको भी पालन करना चाहिए। ये सनातनी परंपरा लंबे समय से जो है कि चल रही, कि उस समय जो है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन सब का कहना था।
चलिए खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने सीएम आवास कूच किया है। नर्सिंग स्टाफ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत था। ऐसे में नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किया जाए और उन्हें बताया कि पिछले 45 दिनों से वे धरने पर बैठे हैं और कई बार सीएम से वार्ता भी की, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार भर्ती की जाए। आज आपने सीएम को सूचित किया है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आश्वासन दिए गए? अपनी जायज मांगों के तहत पिछले 45 दिनों से हम लोग एकता विहार धरना स्थल में बने हुए हैं और ऐसी कोई हमारी नाजायज मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है जो चला आ रहा है, जो आपने कंटिन्यू इससे पहले किया है और जो इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है, आप उसको बदलने क्यों जा रहे हो? और हमारे कहीं ना कहीं आप इसको बदलते हो। हमारे जूनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे सीनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे साथ का जो लोग हैं वो भी सरकारी सेवाओं में हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लिखित परीक्षा होती है तो 2000 प्लस लोगों का जीवन अंधकार में जाने वाला है। कई लोग हैं जिनके आयु सीमा अधिकतम हो चुकी है और जब सबको पता है कि जब काम एक्सपीरियंस का है, जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पे आप अनुभव मांग रहे हो, तो फिर आप इस समय रोजगार के समय हमारे लोगों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमारी सरकार से अभी तक 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता हुई है, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन, जिसे कहते हैं टाल मटोल एक आश्वासन दिया गया है कि आपके कार्यों पे विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक टाल मटोल का खेल है और अगर आज हमारी मांगों पर एक चर्चा, ये बात नहीं होती है और हम लोगों को लगता है कि हमारे उसमें कुछ पॉजिटिव कार्य नहीं होने वाला है, तो जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष अधिकारी हैं उनके द्वारा सार्वजनिक मुंडन का कार्यक्रम रखा गया है। और क्या आगे कुछ किया है, क्या कहोगे? मेरा नाम मधु मुनियाल है, मैं नर्सिंग एकता मंच की कोषाध्यक्ष हूँ। सर, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप एक स्तंभ की तरह, एक स्तंभ है आप, और एक स्तंभ की तरह आप हमारे साथ 46 दिनों से लगातार खड़े हैं। हमारी मांगों को आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। हम लोगों की पहले शुरुआत से और आज तक यही मांग है कि हमारी भर्ती को वर्षवार तरीके से और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके तहत जनवरी 2025 से पूर्व विवाहितों को अब 6 महीने की बजाय 1 साल के अंदर विवाह पंजीकरण कराना होगा। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। वहीं वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी की विशेषताओं को उजागर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के जरिए सभी को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए एक जैसा कानून। जब हम संविधान कहते हैं तो एक विधान सबके लिए। और मैं कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में की धामी सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ यूसीसी के कमिटमेंट को पूरा किया, यूसीसी को लागू किया और बराबर अधिकार सबको देने की बात कही। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हम देश के लिए नजीर बन रहे हैं। कई सारे प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए अब आगे आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो दुनिया के देश के कोने कोने तक पहुंची है और यूसीसी एक बहुत बड़ा और दमदार स्टेप है। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ एक ट्रांसपेरेंट सरकार उत्तराखंड में चलती हुई आपको और ताकत से दिखाई देगी। सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, सबके बराबर राइट्स। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की स्तुति की है। ऐसे में लेकिन कांग्रेस इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने 19 जनवरी से प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं और युवतियों से मुलाकात करेंगे और अंकिता भंडारी मामले पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने कहा कि वह सरकार की गलत नीतियों को भी उजागर करेंगी। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेगी। नहीं, बिल्कुल हम हर उस जगह आपको दिखेंगे जहां अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बात की जा रही है। मैं तो चाहती हूं कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेत्रियां हैं उत्तराखंड में,
अक्रॉस पार्टी लाइन उन्हें भी बाहर आना चाहिए। उनके भी घर में बहू बेटियां हैं, वो खुद एक महिला हैं, उनको भी एक जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। अभी तक नहीं उठाई, कोई बात नहीं, अभी आगे उठाइए। अगर उन्हें लगता है सीबीआई जांच जो है वो आखिरी, मैं भी अंकिता भंडारी नाम का जो कैंपेन स्टार्ट कर रही है इंडियन यूथ कांग्रेस, ये कैंपेन में हम जनता से खास करके उत्तराखंड की लड़कियों से, महिलाओं से आवाज़ उनकी सुनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये संघर्ष जो है ये सीबीआई जांच तक ना रुके, क्योंकि सीबीआई जांच मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार की यहाँ की एक चॉकलेट देने वाला काम है। क्योंकि अगर जब केस हुआ था, जब अंकिता भंडारी की लाश मिली थी, तो 24 घंटे में जो इतने जुझारू जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे थे, जो इतने सालों से इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन उसी 24 घंटे में उन्होंने एविडेंस। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि जनपद पौड़ी में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर 15 विकास खंडों की 115 न्याय पंचायतों में 18 मार्च 2026 तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए रोस्टर तैयार किया है और चरणबद्ध बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी जनपदों में आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे जनपद में भी ये कार्यक्रम पिछले 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 18 मार्च तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसा आपको विदित है कि पौड़ी जनपद पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनपद है और हमारे यहाँ पे सबसे अधिक 115 न्याय पंचायतें हैं। तो अभी हमारी लगभग 40 न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम। ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के विरोध में विक्रम ऑटो रिक्शा और ई ऑटो रिक्शा महासंघ ने 24 जनवरी को 6,500 वाहनों के साथ रैली निकालने की घोषणा की। रैली के बाद सभी वाहन नगर निगम परिसर में खड़े कर उनकी चाबी महापौर को सौंपने का निर्णय लिया गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय सारस्वत ने बताया कि शहर में करीब 1800 टेम्पो, 3000 ऑटो और 1500 ई रिक्शा चलते हैं। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ट्रैफिक जाम और सड़कों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वाहन मालिकों और चालकों की रोजी रोटी पर संकट आएगा। महासंघ ने फरवरी में प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की और आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। देखिए, ये पेट का मामला है और रोजी रोटी का मामला है। तो हमारे सीधा सीधा तय हुआ है कि 24 तारीख को जितनी भी हमारे वाहन है, जितनी भी छोटी वाहन है, ई रिक्शा है, ऑटो है, विक्रम है, वो सारी की सारी आईडीपीएल में खड़ी हो जाएंगी और वहां से हम लोग 10 बजे वहां से रवाना होंगे और नगर निगम में महापौर के आगे हम अपनी जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं हम उनको सब तक खड़ी कर देंगे और वो गाड़ियां हम तब तक वहां खड़ी रखेंगे जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। ये हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है और साथ साथ ये प्रश्न है ऋषिकेश की अस्मिता का भी। और ऋषिकेश में एक किस्म से मैं समझता हूँ कि 4 धाम यात्रा का केंद्र है ऋषिकेश, और जब इतनी अफरा तफरी और जाम का माहौल ऋषिकेश के अंदर रहेगा तो क्या जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे क्या मैसेज लेके जाएंगे। तो उसको देखते हुए भी ये जरूरी हो जाता है कि जो 27 बसें हैं उनको ना संचालित किया जाए। तो हम अपनी सारी गाड़ियां, अगर सरकार नहीं चाहती है तो सारी गाड़ियां हम नगर निगम कार्यालय में खड़ी कर देंगे। कितनी यूनियन का आपके साथ समर्थन? इसमें हमारे साथ जितने भी ऋषिकेश में संचालित होती है, चाहे वो ई रिक्शा हो, ऑटो हो, जेएसए हो, विक्रम हो, वो सारे के सारे हमारे साथ है। क्योंकि मैंने जैसे बताया ये रोजी रोटी की लड़ाई है और रोजी रोटी की लड़ाई में हम सब लोग एक साथ है, एकजुट है और सरकार को चेताने का काम हम करेंगे और अपनी सारी गाड़ियां हम खड़ी कर देंगे और तब तक खड़ी रखेंगे जब तक इसका हल नहीं निकलता है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रदान किया गया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को बधाई दी है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं,
हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहाँ उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने पुरानी और रूठे नेताओं को मनाने के साथ साथ चुनावी गणित पर भी काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनावों में एकजुटता बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और पार्टी नेताओं को समय से एकजुट कर चुनावी तैयारियों को तेज किया जाएगा। कांग्रेस की हर रणनीति आगामी चुनावों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल लंबे समय बाद पिथौरागढ़ विधायक देहरादून में नजर आए, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी आप पे, तो क्या चुनाव को दृष्टिगत कुछ बात हुई है? देखिए, मयूख मेहर जी पिथौरागढ़ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है और वो कल देहरादून आए तो मुझसे जो मिले, स्वाभाविक बात है जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा भी हो। और मैं समझता हूँ कि पिथौरागढ़ के अंदर मयूख मेहर के बिना जो है कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं रह सकती। तो सर, जैसे पिछले दिनों में भी देखा काफी नाराजगी थी मयूख मेहर साहब के धरने। जहाँ तक धरने की बात है तो वो पिथौरागढ़ के अंदर जो वहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के जो है सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरने पर लगातार बैठते रहे और जब वो धरने पर बैठे उन समस्याओं का समाधान भी हुआ है। नाराजगी कई बार हो जाती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं मयूख मेहर जी जो कांग्रेस में है। इससे पहले जो दो पीढ़ियां उनकी रही, एक उनके पिताजी जो कांग्रेस के बहुत हमारे बड़े नेता रहे हैं, उनके दादा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो मयूख मेहर जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो हमेशा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANP न्यूज़।